हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, सर्विस सेक्टर। इसमें आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक करेंगे ऑफशोर फंड मैनेजमेंट और दूसरा करेंगे मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस सेक्टर। इन दोनों सेक्टर्स का कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा जो सर्विस सेक्टर के जो मेन टॉपिक्स है वो कवर अप हो जाएंगे। इसके साथ ही हम आज चैप्टर नंबर 10 को भी खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं ऑफशोर फंड मैनेजमेंट से। अब देखो, एक होते हैं ऑनशोर फंड मैनेजमेंट और एक होता है ऑफशोर फंड मैनेजमेंट। अब देखो, ऑनशोर फंड्स एंड ऑफशोर फंड्स ये होते क्या हैं। ऑनशोर फंड्स होते हैं जब विद इन द कंट्री इन्वेस्टमेंट होती है, विद इन कंट्री इन्वेस्टमेंट होती है और उससे प्रॉफिट लिया जाता है। विद इन कंट्री इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसी से ही प्रॉफिट कमाया जा रहा है, उसको बोलते हैं ऑनशोर फंड्स। ऑफशोर फंड्स क्या होते हैं, जब हम कहीं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया सिंगापुर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होते हैं, ऑफशोर फंड्स। ऑफशोर फंड्स मीन्स कंट्री के बाहर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑनशोर फंड्स मीन कंट्री के अंदर ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये डिफरेंस होता है ऑनशोर एंड ऑफशोर फंड्स के बीच में। अब इसके अंदर आता है एक फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अब देखो, हमने सर्विस सेक्टर पढ़ा है, सर्विस सेक्टर क्या होता है। तो सर्विस सेक्टर में मैंने एक एग्जांपल दी थी सर्विस सेक्टर में, कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई टीचर है, वो बैठकर किसी यूएस के बच्चे को पढ़ा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल सर्विस का एक्सपोर्ट कैसे होता है, ये तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट मैंने बताया है कि इंडिया का कोई टीचर है जो यूएस के बच्चे को पढ़ा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है। टीचर कहाँ का है, इंडिया का है, पढ़ा किसको रहा है, यूएस के बच्चे को पढ़ा रहा है। तो फीस कहाँ से उसके पास आ रही है, यूएस से आ रही है। तो मतलब कि ये टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट में क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, उसने कहीं भी इंडिया में से कहीं से किसी अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट में से उसने एमबीए करा है, एमबीए फाइनेंस में उसने एमबीए कर लिया है, फाइनेंस में। और वो क्या कर रहा है बंदा, वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बाकी की कंट्रीज को। अब जो पर्सन है जिसने एमबीए कर रखा है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से, वो इंडिया का बंदा है, लेकिन वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी दूसरी कंट्री को, यूके को या यूएसए को, वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये रहा फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट। फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट होता क्या है कि कोई भी इंडिया का बंदा है, वो दूसरी कंट्री को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट। अब सर्विसेज एक्सपोर्ट में हमने देखा हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, वहां इंडिया की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। लेकिन जो फाइनेंशियल सर्विसेज इनके एक्सपोर्ट की जहां पे बात आती है, तो इंडिया का जो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे कंपैरिजन इन्होंने किया हुआ है 2011-12 को 18-19 के साथ। कंपैरिजन में हमें क्या पता चलता है कि 2011-12 में हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट था वो था 4.2%। 2018-19 में ये कम होकर कितना रह गया, 2.3%। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो कितना रह गया, आधा ही रह गया है। 2011-12 के कंपैरेटिवली 2018-19 में हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो कितना रह गया, आधा रह गया है, राइट। ऑफशोर फंड्स की बात करें तो ऑफशोर फंड्स उन कंट्रीज में होते हैं जो कंट्रीज टैक्स एंड रेगुलेटरी फ्रेंडली होती है, जैसे कि सिंगापुर हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, आयरलैंड, हांगकांग, लंदन। तो इन कंट्रीज में ज्यादा टैक्स यूरिस्डिक्शन नहीं होती, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। तो इसीलिए जो ऑफशोर फंड्स होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं कंट्रीज में होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी है
तो वो सिंगापुर में यहाँ पे ऑफशोर फंड्स को इकट्ठा कर रही है। कोई भी एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है यहाँ पे, सिंगापुर की है एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, और इस कंपनी में एप्पल इन्वेस्ट कर रहा है, एप्पल हो गया, या फिर यूके की कोई कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, ब्राजील की कोई कंपनी यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से कोई कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी के अंदर जो एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो यहाँ पे अलग अलग जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे पूल इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, अलग अलग जो है कंपनीज आएंगी अलग अलग कंट्रीज में से और यहाँ पे सिंगापुर में इन्वेस्ट करेगी। और उसके बाद सिंगापुर की ये जो कंपनी है, ये कंपनी आगे अलग अलग कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करेगी, राइट। उसमें से एक कंट्री होगा हमारा इंडिया, ये इंडिया में आगे इन्वेस्ट करेगी, इंडिया में भी इन्वेस्ट करेगी। इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करेगी? थ्रू एफपीआई हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या प्राइवेट इक्विटी के थ्रू ये इन्वेस्ट करेगी, या फिर फॉरेन वेंचर कैपिटल के थ्रू, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये जो कंपनी है ये इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। और इंडिया में इन्वेस्ट करके इंडिया से प्रॉफिट लेगी और वापस चली जाएगी, राइट। और अब देखो इन्वेस्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? एप्पल इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई और यूके की बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है सिंगापुर में, और सिंगापुर आगे इन्वेस्ट कर रहा है बाकी की कंट्रीज में से, जिसमें से इंडिया एक है। और यहाँ पे इन्वेस्ट करके ये पैसा कमा के वापस अपनी जो मदर कंट्री है वहां पे जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता था ना कि ये डायरेक्टली इंडिया में ही इन्वेस्ट करते, सिंगापुर में ना इन्वेस्ट करके इंडिया में इन्वेस्ट करते तो इंडिया को बेनिफिट भी होता। बट ये सिंगापुर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंगापुर में टैक्स एंड रेगुलेटरी फ्रेंडली यूरिस्डिक्शन है, यहाँ पे इतने ज्यादा टैक्सेस वगैरह नहीं है, ये टैक्स हेवन कंपनीज है, टैक्स हेवन कंट्रीज है। सिंगापुर हो गया, हांगकांग, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, लंदन हो गया। तो यहाँ पे टैक्सेस या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन इंडिया का जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि इंडिया को इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, तभी इंडिया में इन्वेस्ट हो सकता है ना, तभी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर इंडिया अपने रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा और इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट ना रखे, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगी ना। लेकिन ऐसा इंडिया के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया में डायरेक्टली आकर ये कंपनीज इंडिया में डायरेक्टली आकर इन्वेस्ट करती है तो इससे इंडिया को भी फायदा होगा, इंडिया की जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है वो एक्सपैंड होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इसके अलावा मैनेजमेंट फी जो होती है उसके थ्रू भी इंडिया को प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वैसे तो 2016 में जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेफ हार्बर प्रोविजंस लेकर आई थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस रख दिए थे हमारी सरकार ने, जिसके चलते हुए हमारा ये जो सेफ हार्बर प्रोविजन लेकर आई थी इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी कि इसमें भी जो कोई भी कंट्री है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी इंडिया के साथ। अब यहाँ पे आ जाती है फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट की बात, तो वहां पे आती है फिर सेबी। अब सेबी क्या बोल रही है कि अगर ऑफशोर फंड्स जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट हो रहे हैं तो वो जो कंपनी है वो इंडिया में सेबी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनको काम करना होगा, सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही वो अपना जो सेफ हार्बर है वो चूज करेंगे, उसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है सेबी की उसके अकॉर्डिंग ही वो इन्वेस्ट करेंगे। वहीं अगर हम बात करें यूएस, यूके, सिंगापुर या हांगकांग की, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो है, लेकिन एलिजिबिलिटी कंडीशंस इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी कि इंडिया की है। इंडिया की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है फॉर ऑफशोर फंड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन इन कंट्रीज की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत ही फ्यूअर एंड लेस स्ट्रिंजेंट है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कंपैरिजन की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट और सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा है? तो बेटर परफॉर्मेंस है सर्विसेज के एक्सपोर्ट की। जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो रहा है इंडिया में एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। सर्विसेज का एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज इज मोर फेवरेबल देन दैट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स।
अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारी यूएस या एशिया की बाकी की कंट्रीज में जाती है, राइट। लेकिन अब होता क्या है, जैसे ही मार्केट स्लो डाउन होगी तो हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, लेकिन सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं है। सर्विस सेक्टर में, अब सर्विस सेक्टर का आजकल ट्रेंड ही ऐसा है कि जो सर्विस सेक्टर है, हर एक कोई भी जो सेक्टर आता है उसके साथ सर्विसेज साथ में आ जाती है। तो सर्विस सेक्टर जो है धीरे धीरे वो बढ़ रहा है हमारा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सर्विस सेक्टर है वो एक्सपैंड हो रहा है। इसीलिए सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ा, अगर इंडिया की सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होती है तो ओवरऑल भी इंडिया की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया और चाइना की। इंडिया ने अगर अपना जो ग्रोथ पोटेंशियल है 8 से 10% तक करना है, अगर हमने अपना ग्रोथ है इंडिया की, अगर हमने 8 से 10% तक बढ़ानी है तो उसके लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम चाइना के साथ, चाइना की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है चाइना का वो 91 में शुरू हुआ था, चाइना का, राइट। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है 91 में शुरू हुआ था, और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो 2003 में शुरू हुआ था। तो जब दोनों की शुरुआत हुई थी, ये इंडिया का है, ये चाइना का है। अब जब दोनों की शुरुआत हुई है तो स्टार्टिंग, जब इनकी शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग टाइम पे दोनों सेम पोजीशन पे थे। जो कंडीशन चाइना की 91 में थी वही कंडीशन इंडिया की 2003 में थी। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 15 साल की, तो पिछले 15 सालों में जो चाइना की ग्रोथ हुई है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है एज कंपेयर टू इंडिया। चाइना ने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम चाइना से जो कंपीट है नहीं कर सकते। तो हम कंपीट कर सकते हैं अगर चाइना से किसी भी सेक्टर में, तो वो है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में हम चाइना के साथ कंपीट कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी सी और करें, सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट थोड़ा और बढ़ाएं, तो हम कहीं ना कहीं चाइना से कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। तो करंटली जो 3% वर्ल्ड का एक्सपोर्ट है उसमें 15% वर्ल्ड मार्केट कवर हो रही है। तो यहाँ पे हम सर्विस सेक्टर में चाइना के साथ कंपीट कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक्सपोर्ट में चाइना के साथ हम कंपीट नहीं कर सकते, राइट। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो खत्म होता है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है WTO निगोशिएशंस। तो WTO नेगोशिएशंस में इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है, इसमें जो भी डाटा दे रखा है ना WTO में तो वो पुराना डाटा है। तो डाटा जो है वो अपडेट होता रहता है हर साल। तो इसीलिए WTO वगैरह जो भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हो उसको आप करंट के साथ रिलेट करके पढ़ो तो ज्यादा बेटर होगा। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।